हम लोग मैकेनिक्स में अब तक पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको सुनाई दे रहा होगा, दिखाई भी दे रहे हैं हम। तो मैकेनिक्स चैप्टर में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के आगे जब बढ़ रहे थे तो वर्क एनर्जी चैप्टर तक पहुंचे थे। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी और पावर पढ़ने से पहले उससे पहले कुछ बात याद कर लें। सबसे पहले हम लोग एक पार्टिकल को डिफाइन किए थे, आइडियल। आइडियली हम लोग माने थे कि कोई भी बॉडी हो, उसका शेप, उसका साइज, कुछ भी हो, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पार्टिकल से, एक पॉइंट से, जिसका कोई शेप नहीं, साइज नहीं, मगर मास होता है। और उसके लिए हम लोग डिफाइन किए थे पोजीशन वेक्टर, आर। पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया था सबसे पहले। पोजीशन वेक्टर किसको? द वेक्टर क्वांटिटी दैट uniquely describes the position or existence of the particle। वह वेक्टर क्वांटिटी जो पार्टिकल के एग्जिस्टेंस को बताता है कि पार्टिकल अभी है या नहीं है। इफ इट एग्जिस्ट इट मस्ट ऑक्युपाई ए स्पेस यूनिकली। उसके बाद तब डिफाइन हुआ था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा आर, कि व्हेन पार्टिकल कम्स अंडर मोशन द persistence of motion in time results into displacement or results into change in position, and that change of position is measured with the help of a quantity called displacement। यानी जब किसी पार्टिकल में गति होता है तो गति का परिणाम स्थान का परिवर्तन है, और स्थान के परिवर्तन को हम मेजर करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी से, जिसका नाम डिस्प्लेसमेंट था। यानी displacement was the physical quantity defined to measure the amount of change in position, where the change of position occurs due to persistence of motion in time। गति का समय में ठहर जाने का परिणाम स्थान परिवर्तन है, और उसको हम नापे थे डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट से नापे थे। उसके बाद जब दो पार्टिकल के बीच या एक ही पार्टिकल के बीच अलग अलग समय में डिस्प्लेसमेंट हुआ था तो उसको में कंपेयर किए थे, एंड दैट कंपैरिजन वाज डन विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी कॉल्ड वेलोसिटी। और वो कंपैरिजन हुआ था वेलोसिटी के टर्म्स में, और तब डिफाइन किए थे टर्म वेलोसिटी। ये भी याद होगा। और फिर डिफाइन हुआ था एक्सेलरेशन। और ये जितनी भी क्वांटिटी अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं ये सब एक पार्टिकल के लिए डिफाइन हुआ था। और तब पता लगाना था कि एक्सेलरेशन का कॉज क्या है, एक्सेलरेशन क्यों होता है। तब बात आई थी कि एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द फोर्स, एंड फोर्स इज एसोसिएटेड विथ इंटरैक्शन। एक्सेलरेशन फोर्स के कारण है, और फोर्स हमेशा जुड़ा होता है इंटरैक्शन से। एन इंटरैक्शन occurs between two particles। Interaction always occurs between two particles, and for any interaction to occur the minimum number of particles needed is 2, and the maximum possible number is also 2। यानी किसी भी मैकेनिकल इंटरेक्शन के लिए कम से कम जो पार्टिकल्स चाहिए वो 2 हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिकल चाहिए वो भी 2 हैं, और इनके बीच इंटरेक्शन हुआ था, और उस इंटरेक्शन का हम लोग मेजर किए थे फोर्स। आज यहीं से आगे बढ़ना है। इफ द फोर्स एक्ट्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इट रिजल्ट्स इनटू, जैसे हम लोग लास्ट चैप्टर्स में सुन चुके हैं
कि इफ द मोशन परसिस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, यदि गति कुछ देर तक बनी रहे तो परिणाम है चेंज ऑफ पोजीशन, and that change of position is measured with the help of physical quantity called displacement. उसी तरह से if the force acts during any interaction on any particle and force continue to act for a period, what happens to the particles? यानी जब कभी इंटरेक्शन होता है और पार्टिकल पर बल लगता है और बल कुछ देर तक लगा रहे तो पार्टिकल में क्या परिवर्तन आएगा और उसे हम कैसे नापेंगे? यानी इफेक्ट ऑफ persistence of action of force on a particle is measured by two quantities. किसी भी पार्टिकल पर बाहरी बल के आरोपण के परिणाम तक उसका जो बदलाव आता है, उसमें जो परिवर्तन आता है, उसे हम दो क्वांटिटी से नापते हैं। एक का नाम है वर्क और दूसरे का नाम है इम्पल्स। एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। एक के बारे में हम लोग को अभी जानना है वर्क एनर्जी चैप्टर में, और दूसरे के बारे में जानना है नेक्स्ट चैप्टर मोमेंटम कंजर्वेशन में या इम्पल्स में। और दोनों का जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस इस बात को याद कीजिए कि वेन एवर इंटरक्शन ऑकर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, यानी जब कभी इंटरेक्शन होता है तो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। जब कभी इंटरेक्शन होगा तो फोर्स एक्ट करेगा, और जो फोर्स एक्ट करेगा वो दो बॉडी पर होगा। जैसे मान लीजिए देयर इज टू बॉडीज ए एंड बी, ए एंड बी आर टू बॉडीज। ए और दो बी दो मैकेनिकल बॉडीज है, यानी दे आर सेड टू बी मैकेनिकल बिकॉज दे एग्जिबिट इनर्शिया एंड दे कैन बी असाइन्ड यूनिक वैल्यू ऑफ मास। उन्हें हम मैकेनिकल इसलिए कहते हैं कि उनमें इनर्शिया का गुण है और उनके नाम से हम एक यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ मास, इनका अपना मास होगा, इनका मोमेंटम होगा और इनकी भी एनर्जी होगी। इनका भी मास होगा, इनका मोमेंटम होगा और इनकी एनर्जी होगी। ये मास मोमेंटम एनर्जी दोनों पार्टिकल के नाम से होगी, और जब इनके बीच इंटरेक्शन होगा तो उसके लिए फोर्स डिफाइन होगा। एंड फोर्स व्हेन एक्ट्स ऑन द पार्टिकल एंड कंटिन्यू टू एक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब बल किसी पार्टिकल पर लगता है और कुछ देर तक लगता रहता है तो पार्टिकल के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है। एंड दैट चेंज इज मेजर्ड बाय टू क्वांटिटीज, वन इज कॉल्ड वर्क एंड अदर इज कॉल्ड इम्पल्स। यानी जब किसी पार्टिकल में दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन हो और इंटरेक्शन में फोर्स एक्ट करे, एंड इफ द फोर्स परसिस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, यदि बल कुछ देर तक लगता रहे, it will result into change in a state of motion of the particle. That change is measured by two quantities. One is called work and other is called impulse. इस बात को क्लियरली दिमाग में रखिए। सिर्फ हम वर्क चैप्टर नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ने चले हैं मैकेनिक्स, बेसिक भी, एडवांस भी, अप्लाइड भी, विद कंसेप्ट भी और न्यूमेरिकल्स भी। इसलिए पूरी बात एक साथ सोचें कि when there are two particles, if they are engaged in interaction, there is force is defined, a pair of force is defined. एक नहीं दो force define होता है, and both pair of force acts on A and B. If the force continue to act for a period of time, यदि बल कुछ देर तक लगता रहे, it will result into change in a state of the bodies. That change is measured with the help of two physical quantities. One is called work, that is a scalar, and other is called impulse, that is vector. तो जब अब वर्क एंड इम्पल्स दो क्वांटिटी, यानी वर्क इज डिफाइंड एज लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स। अब आप कहेंगे इंटीग्रल शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा देर रुकिए, वो भी समझ में आएगा। इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स। इंटीग्रल मींस दैट इज एडिशन ऑफ समथिंग गोइंग ऑन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एडिशन ऑफ इफेक्ट दैट परसिस्ट फॉर ए लेंथ और विच इज स्प्रेड ओवर एन एरिया, विच इज स्प्रेड इन ए वॉल्यूम। वह गुण या वह प्रभाव जो किसी रेखा पर विस्तरित हो, स्थापित हो, किसी समय काल में हो, छोटे छोटे इंटरवल्स में हो। जब फोर्स अगर लगता है पार्टिकल पर and continue to act for a period,
it will continue to act for a distance also. क्योंकि आप पढ़े हैं कि पार्टिकल पर अगर अनबैलेंस फोर्स लगे तो एक्सेलरेट होगा, और अगर उसे हम एक्सेलरेट होने दें तो मूव करेगा, और अगर उसे हम मूव करने दें तो डिस्प्लेस होगा, और जब डिस्प्लेस होगा तो फोर्स कंटिन्यू करेगा फॉर ए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम T1 टू T2, कुछ समय काल के लिए, कुछ दूरी के लिए। तो जितनी दूरी है वो एस है, उसी को कहते हैं वर्क इज लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स। वर्क इज लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स। वर्क इज, तो कहेंगे ये वाली बात समझ में नहीं आ रही। आप जब डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे तो उस समय भी पढ़े थे कि इफ द मोशन परसिस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इट रिजल्ट्स इनटू चेंज इन पोजीशन, and that change of position is measured with the help of a physical quantity called displacement, and displacement velocity और time के प्रोडक्ट से बनता है, that is time integral of velocity। उसी तरह line integral of force is called work। line integral of force is called work। ठीक उसी तरह एक और टर्म हम लोग को पढ़ना है, इम्पल्स। एंड इम्पल्स इज डिफाइंड एज, जो अगले चैप्टर में, एफ डी टी, इट इज टाइम इंटीग्रल ऑफ फोर्स। बल लगे कुछ देर तक लगे, इट रिजल्ट्स इनटू चेंज। बल लगे कुछ दूर तक लगे, इट रिजल्ट्स इनटू चेंज। द बोथ चेंज is associated with the particle. The change is measured if it is used as a distance to work, और अगर टाइम इंटरवल आप इस्तेमाल करते हैं तो इम्पल्स। इट इज लाइन इंटीग्रल नहीं, दिस इज टाइम इंटीग्रल ऑफ फोर्स। यानी if the force acts and continue to act for a period, it will result into change in a state. That state is measured as a time integral of force। अगर बल लगे और कुछ दूर तक लगता रहे, डिस्टेंस तक, it will result into change in state of the body, और उसके लिए हम वर्क। जब डिस्प्लेसमेंट का यूज करें फॉर मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ द फोर्स तो वर्क, जब टाइम इंटरवल यूज करें फॉर मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ द फोर्स तो इम्पल्स। ठीक है, impulse and work both are defined for the same purpose। The purpose is to measure the effect of persistence of the force on a particle। किसी पार्टिकल पर कुछ दूर तक, कुछ देर तक फोर्स लगे, its effect is measured by work when distance is used and by impulse if time interval is used। तो वर्क का डेफिनेशन हो गया कि इट विल मेजर द इफेक्ट ऑफ force on a particle। If the force continue for a distance, it will result into change in state, change in motion। That change is measured with the help of work। तो अब वर्क की परिभाषा ये कंसेप्ट भी है और यही कंसेप्ट होना चाहिए, बट इसको सोचे कि देयर इज ए बॉडी, ठीक है, और एक बॉडी किसी सरफेस पर आप इस तरह रखे हो। अब इस बॉडी का इंटरेक्शन चल रहा है, इंटरेक्शन इज गोइंग ऑन विद द अदर बॉडीज। इंटरेक्शन एक से ज्यादा पार्टिकल का हो सकता है, समझे? इंटरेक्शन एक से ज्यादा पार्टिकल का हो सकता है, बट इंटरेक्शन इज गोइंग ऑन विथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द सेम टाइम। हम क्या कर रहे हैं, हम एक पार्टिकल का एक इंटरेक्शन का डील करेंगे। जैसे पर्सन मे बी इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ प्रोफेशंस, he may be earning his income from different sources, but at a time we are measuring income from one source, that is trade, other source that is farming, other source that is something else, and then finally we add up all the income to be the income of the person। अभी हम डील करेंगे इनकम ऑफ द इंटरैक्शंस। उसी तरह हम डील करेंगे वर्क डन नॉट बाय द फोर्स, नाइदर ऑन द बॉडी, नाइदर बाय द बॉडी, इट इज वर्क डन ऑफ द इंटरैक्शन। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ध्यान से सुनिए। वी आर गोइंग टू मेजर डिफाइन वर्क, not work done by the body, neither work done on the body, it is work of interaction। and by the force की बात कर सकते हैं। every interaction has to be assigned a unique value of work। हर interaction का अपना effect है, अपना contribution, and that contribution is measured by work। तो work of interaction, ना कि work done on the body by the body। इस concept को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए।
इट इज वर्क ऑफ इंटरेक्शन। यहाँ पर एक इंटरेक्शन है, ये फोर्स लग रहा है इधर, दिस फोर्स इज एक्टिंग, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एक फर्क है। पार्टिकल एक साथ एक से ज्यादा इंटरेक्शन कर सकता, लेकिन एक साथ एक से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट में नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी पार्टिकल का इंटरेक्शन जो होगा, इंटरेक्शन वो एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एट इट वन पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ एक होगा। तो यहाँ फोर्स एक से ज्यादा एक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। इसलिए हम लोग डिफाइन करेंगे वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स एज एफ डॉट एस, ये एंगल हुआ दोनों का, और ये डॉट प्रोडक्ट है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये एफ के डायरेक्शन पर नहीं डिपेंड करता, ये एस की दिशा पर भी डिपेंड नहीं करता, ये एफ और एस के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। यानी एफ नॉर्थ की तरफ है, एस ईस्ट के तरफ हो, वो किधर भी हो, उनके बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। वर्क फोर्स की दिशा पर नहीं, वर्क डिस्प्लेसमेंट की दिशा पर भी नहीं, वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। और ये एंगल अगर 90 हो गया तो फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, मगर वर्क डन नहीं होगा। यानी फोर्स विल कंटिन्यू टू एक्ट, देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट, बट देयर विल बी नो इफेक्ट दैट कैन बी मेजर्ड ड्यू टू द फोर्स। यानी जैसे ये देखिए डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन, हम में से जो लोग फोर्स पढ़े थे उनके लिए, ये देखिए ये है कॉस कितना, थीटा, और ये थीटा 90 भी हो सकता है, थीटा 0 भी हो सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है, 180 अपोजिट। इसलिए वर्क का वैल्यू निगेटिव में भी जा सकता है और उसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा। आपके दिमाग में आएगा कि वर्क तो स्केलर क्वांटिटी, उसके निगेटिव का क्या मतलब। वेक्टर निगेटिव का मतलब है डायरेक्शन पलट जाता है, वेक्टर पूरब की तरफ है, माइनस डाल दो तो पश्चिम हो जाएगा, लेकिन ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी दिशा का क्या अर्थ। तो इसका मतलब है कि वर्क स्केलर होते हुए माइनस प्लस होता है। अब आप स्केलर होते हुए माइनस प्लस का क्या मतलब है, कोई भी क्वांटिटी स्केलर हो और वो माइनस हो या प्लस हो, इसका मतलब है कि यह किसी दो क्वांटिटी का डिफरेंस होगा। इट्स मस्ट बी डिफरेंस ऑफ x1 माइनस x2, तभी ये प्लस माइनस हो सकता है। अदरवाइज वेक्टर होगा तो माइनस का मतलब है, लेकिन चूंकि वर्क स्केलर है और उसके आगे माइनस लग सकता है, इसी से साबित होने वाला है जल्द ही कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट मे बी डिफरेंस ऑफ सम अदर टू क्वांटिटीज। किसी दो संख्या का अंतर है, अभी तो इसके आगे माइनस का मतलब है। अगर ये दो संख्या का अंतर ना हो, वेक्टर भी ना हो, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। उम्मीद है आप हमारी बात समझ रहे हो। तो चलिए ये वर्क का बेसिक डेफिनेशन हुआ। तो और वर्क का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो वर्क का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये वर्क का डेफिनेशन हुआ। अब अगला पॉइंट, एक पार्टिकल पर एक से ज्यादा फोर्स लगे तब हम वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क का डिटर्मिनेशन और उसे न्यूमेरिकल्स उस पर बेस कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों का फोकस उधर ही ले जाना है। सिर्फ थ्योरी का कंसेप्ट ये सबसे बेस्ट हुआ कि वर्क एंड इम्पल्स बोथ आर द सेम फॉर द सेम पर्पस, वन इज ए स्केलर अदर इज वेक्टर। ये बातें हम एनसीईआरटी से बता रहे हैं आपको, कि आप अगर किताब ठीक से पढ़ेंगे तो वहां दिखाई देगा कि दोनों क्वांटिटी को यूज करते हैं फॉर द सेम पर्पस। द पर्पस इज टू मेजर द परसिस्टेंस ऑफ फोर्स, कि वर्क का पता लगाना कि इफेक्ट क्या होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन वर्क बिकम्स नेगेटिव, तो वर्क बिकम, जैसे यही देखो पहला कंडीशन हम लेते हैं कि व्हेन वर्क बिकम्स नेगेटिव, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब इस टर्म का वैल्यू निगेटिव का मतलब है एफ का तो निगेटिव होगा नहीं, वो तो मैग्नीट्यूड है, एस का भी निगेटिव नहीं होगा, वो भी मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा निगेटिव जा सकता है। कॉस थीटा निगेटिव कब तक जा सकता है, जब थीटा का वैल्यू 90 से फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड में जाएगा तो माइनस हो सकता है। तो अगर थीटा बिकम्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उस समय cos थीटा बिकम्स निगेटिव, और तब मतलब निकलता है कि डिस्प्लेसमेंट की दिशा और फोर्स की दिशा के कोई ना कोई कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। ये हो सकता है इधर वाला कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। तो व्हेन फोर्स इज अपोजिंग द मोशन,
द वर्क इज नेगेटिव। व्हेन फोर्स इज अपोजिंग, इसका दो मतलब है, एक तो काइनेटिक एनर्जी चेंज से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एक अभी ये मतलब है कि वर्क डन नेगेटिव आने का मतलब फोर्स इज अपोजिंग द मोशन। मोशन किधर होता है, जिधर डिस्प्लेसमेंट, और वर्क नेगेटिव का मतलब है फोर्स और इट्स वन कंपोनेंट, एटलीस्ट वन कंपोनेंट मस्ट बी अपोजिंग द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 180 डिग्री हो तो पूरा का पूरा फोर्स अपोजिट हो गया, लेकिन 180 से कम हो और 90 से बड़ा हो तो फोर्स का एक कंपोनेंट होगा जो डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट होगा। इसलिए वर्क डन नेगेटिव का मीनिंग होता है कि फोर्स इज अपोजिंग अपोजिंग द मोशन। इट मे बी अपोजिंग 100%, कब, जब थीटा बिकम्स 180 and its component is opposing, तो थीटा इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। तो उम्मीद है आप समझे होंगे कि वर्क डन निगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है। दो सिग्निफिकेंस है, एक अभी आगे पढ़ेंगे कि निगेटिव वर्क डन रिजल्ट्स इनटू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पॉजिटिव वर्क डन रिजल्ट्स इनटू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अभी ये जो अभी डेफिनेशन उसके बेसिस पर यही है कि व्हेनेवर वर्क इज फाउंड टू बी नेगेटिव, दैट मींस द कंपोनेंट और द होल फोर्स मस्ट बी अपोजिंग द मोशन। बल या बल का पूरा कंपोनेंट ही मोशन का अपोज कर रहा होगा। ठीक है, तो इस बात को समझ में आई, और इसी तरह सोचते चलिए, सिर्फ छापिए मत। तो ये वर्क का डेफिनेशन हुआ, बेसिक डेफिनेशन हुआ। अब इसके बाद एक कंसेप्ट तो ये जरूर याद रखिएगा, ये दोनों बातें याद रखिएगा तो आपको पूरा चैप्टर एक साथ दिखना है। जब पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा सब अलग अलग लगता है, एवरी चैप्टर्स दिस पॉइंट, लेकिन जब पढ़ाई अपने अगले स्टेज में पहुंचती है तो कई चैप्टर्स एक दूसरे के साथ मिले हुए दिमाग के अंदर महसूस होते हैं। जब पढ़ाई और आगे बढ़ती है तो फिजिक्स भी पूरा एक कठिन नजर आएगा, और आगे बढ़ेगा तो पूरा ज्ञान एक हो जाता है। तो वो तो बहुत आगे का बात है, वहां तो हम नहीं पहुंचे। लेकिन प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है जहाँ एक से ज्यादा टॉपिक्स, एक से ज्यादा चैप्टर्स, एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट मिलता है। तो अब अगला पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क। व्हेन मोर देन वन इंटरेक्शन इज गोइंग ऑन, जब दो या दो से ज्यादा इंटरेक्शन एक साथ हो रहा है तो हाउ वर्क कैन बी डिटरमाइन। दो या दो से ज्यादा इंटरेक्शन एक साथ हो रहा है तो किस प्रकार वर्क डिटरमाइन हो सकता है, इसके बारे में देखना। तो वर्क डिटर्मिनेशन का तरीका, जैसे ये ब्लॉक, ये है ब्लॉक, ठीक है, और ये ब्लॉक सरफेस पर है, और इस पर एक फोर्स ये लग रहा है, इस फोर्स में हैव बीन एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, और इसके अलावा ग्रेविटी है, और उसके अलावा कॉन्टैक्ट फोर्स है, और ये एंगल थीटा है। इसके अलावा और भी फोर्स हो सकते हैं, एट ए टाइम बहुत से हो सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, नॉर्मली होता ही होता है। तो फ्रिक्शन, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो सब का वर्क हम इंडिपेंडेंटली निकालेंगे, अलग अलग। वर्क डन ड्यू टू एवरी इंटरेक्शन, इंटरेक्शन वाइज वर्क निकाला जाता है, ना कि उसके वो बॉडी के हिसाब से। बॉडी का तो लास्ट में सम करेंगे तब हो। तो चलिए लिखते हैं, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, एम जी डॉट एस। अब आप खुद ही देखिए कि एम जी और एस के बीच यहाँ कितना एंगल बन रहा है, एम जी डॉट एस, एम जी और एस के बीच कितना एंगल बन रहा है, यहाँ खुद ही देख लीजिए। एम जी हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू द सरफेस, नहीं, एम जी वर्टिकल है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, और एम जी और एस के बीच एंगल देखिए 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ लिखा जाएगा एम जी एस कॉस 90 डिग्री। अब ये जीरो हो गया। अब आप ही सोच लीजिए कि फोर्स इज देयर, डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग ऑन बट नो वर्क इज डन। इसका मतलब हो गया कि फोर्स का एक्ट करना, डिस्प्लेसमेंट का होना गारंटी नहीं है कि इट विल कॉज एन इफेक्ट। वहां डिस्प्लेसमेंट का कारण मोशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का कारण कोई और फोर्स हो सकता है। अब दूसरा, एन के कारण वर्क, यहां पर भी एन डॉट एस, एन डॉट एस बराबर एन एस कॉस, फिर से 90 डिग्री। हाँ, आप -90 लिख सकते हैं, एक को +90 लिए हैं तो एक को माइनस लिख सकते हैं, बाकी रिजल्ट वही होने जा रहा है, cos 90 मीन्स 0। ठीक, अब दूसरा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एफ डॉट एस, तो एफ एस कॉस थीटा डिग्री, और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स बराबर फ्रिक्शन
कॉस 180 डिग्री और ये बराबर है माइनस फ्रिक्शन एस। अब इन सभी वर्क को जो आप जोड़ देंगे तो वर्क डन बाय द होल ऑन द बॉडी बाय द बॉडी की बात सोचेंगे। अभी वर्क डन ड्यू टू एवरी इंटरेक्शन अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। अब सबको जोड़ दिए, ये हो गया टोटल वर्क डन, और टोटल वर्क डन बराबर हो गया वर्क डन ड्यू टू दिस एंड वर्क डन ड्यू टू दैट एंड वर्क डन दैट टू दैट जितना भी हो सबको जोड़ दिए। अब आगे बात करनी है कि ये टोटल वर्क डन का क्या सिग्निफिकेंस है। इंडिविजुअल वर्क डन का तो समझ गए। वर्क डन ड्यू टू इंटरेक्शन कहता है कि व्हाट इफेक्ट इज देयर ऑन द बॉडी ड्यू टू इंटरेक्शन, क्या प्रभाव पड़ता है किसी इंटरेक्शन का किसी वस्तु पर, ये आप एक एक करके नाप लीजिए। जैसे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का इस समय कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन का कोई इफेक्ट पर बॉडी की एनर्जी चेंज पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन टोटल वर्क डन का क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में या बाकी चीज में। तो उसके लिए हम लोग को एक टॉपिक समझना है, अब देखते हैं फिर उसका नाम देंगे बाद में। तो यही बॉडी है, इसे एक सरफेस पर मानिए ये शायद हॉरिजॉन्टल नहीं लिखा ड्रॉ हो रहा है, हो जाएगा ठीक। ये यहाँ पर बॉडी, और ये बॉडी इनिशियली जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया तो यू स्पीड से जा रहा था, यानी इनिशियली इसकी वेलोसिटी यू थी, ठीक है। कुछ इंटरवल और कुछ दूर डिस्प्लेसमेंट के बाद हमें दिखाई दिया क्या कि इसकी वेलोसिटी हो गई v, इसकी वेलोसिटी हो गई v। पहले क्या थी वेलोसिटी, तो पहले वेलोसिटी थी u, अब वेलोसिटी कितनी हो गई v, ठीक है। और यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s, और इस पीरियड में कौन कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, तो देयर इज इंटरेक्शन ग्रेविटी का। सबसे इंपॉर्टेंट सोच है कि उसको चेक जरूर कर लेना है कि बॉडी है उसमें मास है अर्थ के पास है, तो ग्रेविटी चेक कर लीजिए, नहीं भी हो सकता मगर है कि नहीं, तो है। तो ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है, और कांटेक्ट फोर्स फ्लोर का इस तरह है, और बाकी सभी फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स इस तरह। ये एफ क्या है, क्या फ्रिक्शन है, नहीं, रिजल्टेंट फोर्स है, सभी फोर्स का जोड़ वेक्टर सम, तो वो एक फोर्स है। अब सबका अलग अलग वर्क निकालेंगे, फिर उनका सम करेंगे, फिर टोटल वर्क निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो वर्क डन ड्यू टू एन, तो वर्क डन ड्यू टू एन हो जाएगा एन एस कॉस 90, दैट इज 0। चलो ठीक है। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो जाएगा एम जी एस कॉस 90, वो भी 0। और वर्क डन ड्यू टू एफ, ये हो जाएगा एफ एस कॉस 0 बराबर एफ एस। अब सारे वर्क डन को जोड़ देते हैं, अकेले अभी अभी इंटरेक्शन वर्क डन हो रहा है इंडिविजुअल के कारण, अब सबको जोड़ देते हैं तो क्या आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं सबको जोड़ के अलग अलग। तो टोटल वर्क डन, दैट इज टोटल वर्क डन, बस एक ही रहेगा, देख लीजिए कौन आता है टोटल वर्क डन। ग्रेविटी 0, कॉन्टैक्ट फोर्स 0, सिर्फ एक बच गया, एक वर्क डन आया और वो आ गया एफ एस, यही वर्क। इसको हम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। एक चीज और देखते हैं, इस समय बॉडी पर जितने फोर्स लग रहे हैं उसका रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स बराबर होगा एफ, और हम सब जानते हैं रिजल्टेंट फोर्स बराबर होता है मास गुना एक्सेलरेशन, मास गुना एक्सेलरेशन। तो बॉडी का मास हो गया m, और एक्सेलरेशन हो गया a, तो एक्सेलरेशन बराबर हो गया F बाई एम, ठीक है। और इस समय इसका मोशन किस तरह के पाथ पर हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन पर, तो इसलिए हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और उससे हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो as बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ as a की जगह पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ से ये हो जाएगा एफ एस बराबर हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर। अब ये इक्वेशन नंबर 2 नजर आया और पहले इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों को इक्वेट करिए और एक नए टर्म की रचना हो रही है हाफ एम वी स्क्वायर। कुछ तो है
जिसका डिफरेंस आ रहा है Fs, और Fs वहां आ रहा है। सिर्फ वर्क नहीं, टोटल वर्क डन ड्यू टू ऑल इंटरैक्शन इन विच पार्टिकल इज इन्वॉल्व, उन सारे इंटरैक्शन का वर्क का जोड़ है, एक का नहीं, सबका। तो जोड़िए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो आ जाएगा वर्क डन टोटल बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये टर्म क्या कहता है, आप खुद दिमाग लगाइए। ये बोल रहा है कि टोटल वर्क डन बराबर होगा चेंज इन समथिंग, एंड दैट समथिंग इज स्केलर क्वांटिटी। इसी के बारे में बोले थे कि वर्क निगेटिव का ये मतलब भी निकलना, उसका चेंज जो डिफरेंस है निगेटिव है, और इसी को कहते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन टोटल, इसी का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। याद रहे, वर्क इज प्रॉपर्टी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन टू बॉडीज एंड एनर्जी इज प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडीज। एनर्जी बॉडी की प्रॉपर्टी है और वर्क बॉडी का नहीं है। वर्क इज प्रॉपर्टी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ए एंड बी, देयर एनर्जी इज प्रॉपर्टी ऑफ ए और प्रॉपर्टी ऑफ बी। एनर्जी पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, पार्टिकल ओन्स इट, पार्टिकल पोसेस इट, particle loses it, particle gains it. Energy is gained, may be gained by the particle, may be lost by the particle, may be exchanged by the particle. It is owned by the particle, it is possessed by the particle. But work is not possessed. Work is property of interaction. Body से बाहर हमारे और के बीच interaction is going on, good or bad, ये interaction की property, ये हमारा गुण नहीं। उसकी वजह से हम पर जो इफेक्ट होता है पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमारा है। How it affects the body, it changes the energy. If the energy change is positive, work done is positive. If the energy change is negative, तो work done is negative. अब एक बार और आप क्लियर समझ गए कि what do you mean by negative work or positive work. Whenever work is negative, it loses kinetic energy. If the work is positive, it gains kinetic energy. तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। बट एक और डेफिनेशन है जो स्कूल डेज में हम लोग पढ़े थे, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क एंड एबिलिटी गेट्स एग्जॉस्टेड आफ्टर एवरी एक्शन। हम लोग तो यही सोचते थे कि यह कार्य करने की क्षमता है, तो क्षमता का उपयोग होता है, उपयोग होने के बाद क्षमता में कमी आनी चाहिए, तो हाँ उसमें कमी आती है, एनर्जी घट जाती है व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वर्क, एंड वर्क इज एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। तो इस समय एनर्जी से वर्क को डिफाइन कर सकते हैं, वर्क इज एनर्जी इन ट्रांजिट बिटवीन द बॉडीज। तो उम्मीद है आप वर्क एनर्जी थ्योरम समझ गए होंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर समझ गए, एक बार फिर से एनर्जी के बारे में सोचिए। कैसे सोचिए, तो हम लोग वर्क को डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन ट्रांजिट, और ट्रांजिट किसके बीच, तो बिटवीन द बॉडीज ए एंड बी। बॉडी ए और बी के बीच एनर्जी का जो आदान प्रदान होता है, द अमाउंट विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, दैट अमाउंट इज कॉल्ड वर्क। वर्क इज नाइदर इनसाइड द बॉडी ए, इट इज नाइदर आउटसाइड और इन अदर बॉडी बी, इट इज ऑलवेज ड्यूरिंग ट्रांसफर। जो अमाउंट आप ट्रांजिट में है उसको वर्क कहते हैं, जब तक वो ट्रांजिट में, द मोमेंट इट इंटर्स इनटू द अदर बॉडी, इट बिकम्स एनर्जी ऑफ द अदर बॉडी। द मोमेंट इट वाज इनसाइड ए बॉडी, ये हमारी एनर्जी थी, वहां चले गई तो वहां की एनर्जी चली, रास्ते में जब है देन इट इज वर्क। तो ये वर्क का एक नया डेफिनेशन है। तो फिर एनर्जी के बारे में क्या कहें, चलिए एनर्जी के बारे में फिर से एक नए अंदाज से सोचते हैं कि हाउ एनर्जी कैन मे बी डिफाइंड फॉर द बॉडी। ऑफ कोर्स ये बात पता चल गई कि वर्क इज प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरैक्शन बट एनर्जी इज प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। बॉडी owns it, body loses it, body may gain it, but work is cannot be lost or gained, it is always done during interaction and it depends upon both A and B दोनों के इंटरेक्शन पर। एनर्जी को एक और तरीके से सोचते हैं, बॉडी अभी जिस स्टेट में है
ये स्टेट को आप P1 से दिखा सकते हैं, इट मे बी मास M1 मूविंग विथ V1। इससे पहले ये P2 था इसका, ये मूव कर रहा था V2 से, उससे पहले वो V3 से मूव कर रहा था, उससे पहले V4 से मूव कर रहा था। तो वो चेंज कैसे हो गया, तब से अब बदलाव क्यों हुआ? हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़े हुए हैं, हम लोग को पता है कि चेंज ऑलवेज अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन। बल्कि ये फंडामेंटल्स है कि इफ यू हैव टू चेंज, चेंज अदर्स। बदलना है तो बदलो, मतलब इंटरेक्शन ऑकर्स बिटवीन टू बॉडीज। इंटरेक्शन इज द मैकेनिज्म व्हिच कॉजेज चेंज। बल्कि ये भी पढ़े थे कि देयर इज नो अदर मैकेनिज्म एक्सेप्ट द इंटरेक्शन हु विल कॉज ए चेंज। नहीं है कोई सिवाय इंटरेक्शन के जिससे परिवर्तन आता। तो यहाँ पर परिवर्तन आया होगा, इंटरेक्शन हुआ हो, तो हो सकता है इससे पहले इसका स्टेट रहा हो M2, उससे पहले कुछ और रहा हो, उससे पहले कुछ और रहा हो। तो रेफरेंस स्टेट जिसको कहें वो इनिशियल नहीं है। इनिशियल कहाँ से हो सकता है? हम कब की बात करें? जब की बात कर रहे हैं इनिशियली, रेफरेंस स्टेट से प्रेजेंट स्टेट तक वस्तु के आने में, वस्तु का अपने सराउंडिंग के साथ, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, जिसके जिसके साथ जितने सारे इंटरेक्शन हुए, उन सारे इंटरेक्शन में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क हुआ, उन सारे वर्क डन का W1, W2, W3 प्लस V माइनस V सबको जोड़ दीजिए। अब जोड़कर जो वैल्यू आए वही है एनर्जी, यानी एनर्जी ऑफ सम ऑफ all the work that may have been done during interaction in bringing the body from reference state to present state। उस रेफरेंस स्टेट से वर्तमान अवस्था तक लाने में जितने सारे इंटरेक्शंस हुए, ऑल द इंटरेक्शंस में जो भी वर्क हुआ, दैट वर्क शुड बी एंड मे बी एडेड टुगेदर टू फॉर्म द एनर्जी। उम्मीद है आप समझे, नहीं समझे? मतलब एनर्जी क्या है? एनर्जी इज समथिंग एसोसिएटेड विद द पार्टिकल विच वैल्यू चेंजेस। वो पार्टिकल की वैल्यू है, प्रॉपर्टी है जो बदलती है जब कभी पार्टिकल गेट्स इन्वॉल्व्ड इन वर्क और पार्टिकल गेट्स इन्वॉल्व्ड इन इंटरेक्शन। तो आफ्टर एवरी इंटरेक्शन एनर्जी को बदलना चाहिए। तो अभी जो एनर्जी है वो क्या है? बदली हुई एनर्जी। प्रारंभ में क्या थी? जो भी रही हो, वहां से यहां तक क्या हुआ? इंटरेक्शन हुआ। हर इंटरेक्शन में क्या हुआ? वर्क हुआ। हर वर्क को जोड़ दीजिए, the sum of all the work that may have been there between the body and surrounding is को समेशन को हम एनर्जी कहते हैं। तो चलिए एनर्जी का एक और डेफिनेशन क्लियर हुआ। एनर्जी क्या है? द सम, किसका सम? द सम ऑफ ऑल द वर्क, वर्क दैट मे हैव बीन डन, मे हैव बीन डन, किसमें? ड्यूरिंग इंटरैक्शंस, during interaction in bringing the body from reference state to present state। during interaction, और उस इंटरेक्शन में रेफरेंस स्टेट जो भी रहा हो, वहां से यहां तक आने में जो वर्क डन हुआ उसके जोड़ के बराबर होता है। बस इस पॉइंट को एंड कर देते हैं। ड्यूरिंग इंटरेक्शंस, इंटरएक्शंस कितने इंटरेक्शन जितने भी हुए काहे में? इन ब्रिंगिंग, कहां से? रेफरेंस स्टेट, ब्रिंगिंग द बॉडी, ब्रिंगिंग the body from reference state to present state। ठीक है, ये एनर्जी का डेफिनेशन हुआ। तो वर्क की बात हुई, एनर्जी की बात हुई। अब एक और बात कंप्लीट कर लेते हैं फिर अगले क्लास में। वो बात है वर्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कब? जब हम यूनिट वेक्टर नोटेशन का यूज करते हैं, जब फोर्स वेरिएबल होता है, ताकि हम न्यूमेरिकल्स में जा सकें। लेकिन उससे पहले एक टर्म और जान लीजिए, जब इंटरेक्शन होता है तो टाइम भी तो लगता है, डिस्टेंस चलता है तो टाइम भी तो लगता है। अभी सबसे पहले बात हुई थी कि व्हेन इंटरेक्शन इज गोइंग ऑन देयर इज एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कंटिन्यूअसली, और फोर्स लगने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ टाइम भी तो बीत रहा है। तो अगर हम टाइम से कंपेयर करें हाउ मच वर्क इज डन इन यूनिट टाइम, तब एक नया टर्म आएगा, दैट इज कॉल्ड पावर, शक्ति। कुछ समझे? देखिए बॉडी इज इन्वॉल्व इन इंटरेक्शन, वस्तु के बीच इंटरेक्शन चल रहा है, ठीक है। इंटरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, टाइम भी तो बीत रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हम डिफाइन कर दिए वर्क।
तो टाइम से कंपेयर कर देते हैं, हाउ मच वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, इन 1 आवर और 1 पीरियड, दैट इज कॉल्ड, वो क्या, दैट इज कॉल्ड, सोचिए, पावर। दोनों उसी में घटना हो रही है, पावर पावर। तो लिखिए पावर, पावर का अब रेट है, रेट ऑफ डूइंग वर्क है। तो रेट कभी भी बात करते हैं फिजिक्स में तो दो रेट की बात होती है, एवरेज रेट डिफाइंड फॉर इंटरवल, एन इंस्टेंटेनियस रेट एट एनी पॉइंट, वो दर जो अंतराल पर है, मतलब इंटरवल पर है, और बिंदु पर। तो पहले अंतराल वाला इंटरवल के लिए, तो वर्क इज एवरेज वर्क, मतलब वर्क डन फॉर यूनिट टाइम, दैट इज एफ डॉट डेल्टा एस पर यूनिट टाइम। ये हो गया एवरेज वर्क, ये एवरेज वेलोसिटी हुई एफ डॉट एस। और इंस्टेंटेनियस वर्क, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये हो गया डी डी टी ऑफ डब्ल्यू, तब हो जाएगा एफ डॉट वी, और ये फिर से आ गया एफ वी कॉस थीटा। तो ये हुआ वर्क पावर का डेफिनेशन, कि पावर इज जस्ट रेट ऑफ डूइंग वर्क। और रेट की बात क्यों हुई वो भी आपको क्लियर हो गया कि व्हेन इंटरेक्शन इज गोइंग ऑन विद ए एंड बी, तो ए एक्सर्ट फोर्स ऑन बी एंड बी एक्सर्ट फोर्स ऑन ए, उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, टाइम भी तो बीत रहा है, तो हम टाइम से कंपेयर कर दी। पावर को एक और एंगल से सोचते हैं, पावर और टाइम का रिलेशन क्या है। पावर टाइम को इंटीग्रेट कर दें तो बिकम्स वर्क और एनर्जी, एनर्जी एक्सचेंज बराबर होगा टाइम इंटीग्रल ऑफ पावर, यानी एनर्जी इज बीइंग डिलीवर्ड पर सेकंड, 5 सेकंड में कितनी एनर्जी गई, तो यही होता है वर्क डन। वर्क डन का ये भी डेफिनेशन होता है, पावर स्केलर है, डीटी वहां पे स्केलर है। इस तरह आज हम लोग पहुंचे कहां तक, हम लोग डिफाइन किए बेसिक आइडिया ऑफ वर्क, व्हाई शुड वी डिफाइन वर्क, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग डिफाइनिंग वर्क एज अ फिजिकल क्वांटिटी, how it is used for measuring the effect of interaction। इसका कोई अल्टरनेटिव है इम्पल्स, इम्पल्स इज फॉर द सेम पर्पस। अच्छा, इम्पल्स ज्यादा यूजफुल है क्योंकि इम्पल्स वेक्टर है, फाइनल स्पीड सिर्फ नहीं बताता, फाइनल वेलोसिटी भी बताता है। लेकिन अभी हमें वर्क पढ़ना है, तो वर्क का डेफिनेशन हुआ, फिर हाउ वी कैलकुलेट वर्क डन ड्यू टू डिफरेंट इंटरेक्शंस, और रिजल्टेंट वर्क मतलब कि समेशन ऑफ वर्क, टोटल वर्क, एंड टोटल वर्क जो इंटरेक्शन हुआ उसका पार्टिकल के साथ रिलेशन, एनर्जी, और उसके बाद पावर। अब इसके अगले टॉपिक पर हम लोग कहाँ जाएंगे, तो हम इनका एप्लीकेशन सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में, और तब प्रॉब्लम शुरू करेंगे। प्रॉब्लम आप बुक से भी बना सकते हैं और हम जो बताएं वो भी, और बुक से जब बनाए तो कंटिन्यूअस एक भी सवाल छोड़ के नहीं, वो क्योंकि लिखने वाला अपना एडिटिंग करता है ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद वो, आपसे और थोड़ा हमसे भी ज्यादा समझदार है, इसलिए कंटिन्यूअस पूरा सोल्यूशन तक, और जो दिक्कत होगी उस क्लास में भी डिस्कस होगा। अगला क्लास अगले दिन होगा इसी समय में, और जो नहीं समझे उसको मैसेज करिए या बताइएगा, जो समझ गए वो ठीक है, उसका आगे जाना है, लेकिन पॉइंट को एक बार रिपीट जरूर कीजिएगा, ठीक है।